नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूँ आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दिल्ली चुनाव की सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हो गई हैं। आरोप-प्रत्यारोप का दौर तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन अब चुनाव स्थायित्व की ओर जाने लगा है, यानी कि ट्रेंड जो है, वो अब लगभग सेट होने लगा है। कौन-सी पार्टी दिल्ली में सत्ता प्राप्त करेगी, उसकी ओर अब ये चुनाव बढ़ चुका है। आज 27 तारीख हो गई है, तो आज से 8 दिन बाद, यानी कि 4 जनवरी को माफ़ कीजिए 5 जनवरी को 9 दिन बाद दिल्ली में वोट डाले फरवरी 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जाने हैं। तो आखिरी के जो 8-10 दिन होते हैं, वो पूरे चुनाव की रूपरेखा तय करते हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि शायद दिल्ली में केजरीवाल इस बार फँस गए। जिस तरीके से 2015 और 2020 का चुनाव केजरीवाल ने बहुत ही आसानी से बिना किसी दिक्कत के जीत लिया था, अब वो बात नहीं है। इस बार केजरीवाल को एक कड़े मुकाबले में जाना पड़ रहा है और ज़ाहिर-सी बात है कि मुकाबला जो है, वो बीजेपी से है। दिल्ली चुनाव पर मैं पहले भी कुछ वीडियो बना चुका हूँ और मेरा शुरू से मानना रहा है कि दिल्ली चुनाव पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के चरित्र पर निर्भर करेगा। कांग्रेस पार्टी की एक्टिविटीज़ पर निर्भर करेगा। कांग्रेस पार्टी की मेंटालिटी पे निर्भर करेगा। सही पूछा जाए तो कांग्रेस पार्टी ये तय करेगी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी या चुनाव हारेगी। अभी जो स्थिति लग रही है, तो उसमें मुझे लगता है कि केजरीवाल को बीजेपी के साथ एक कड़े मुकाबले से होकर गुजरना पड़ेगा। सरकार किसकी आएगी, इसके लिए अभी शायद थोड़ा जल्दी है कुछ भी कहना। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आज की डेट में एज़ किसके पास है, तो मैं कहूँगा निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के पास। अभी तक की जो स्थितियाँ हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से मुकाबला करते तो दिख रही है, लेकिन जीतते दिख रही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मुकाबला करना और जीतने में फ़र्क यही होता है कि आप लगभग उस सामने वाली पार्टी के बराबर वोट तो ला सकते हैं, लेकिन सीटें नहीं ला सकते। अभी की स्थिति ये है। अब इसमें चेंज कैसे आ सकता है? चेंज केवल और केवल तभी आ सकता है, जब कांग्रेस पार्टी अपनी मूर्खता छोड़कर अपनी मजबूती पर ध्यान दे। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि अब तक कांग्रेस की जो स्थिति है, अगर उसको एक ताबूत मान लिया जाए, तो उस ताबूत में जो अंतिम कील ठोकी है, वो अरविंद केजरीवाल ने ठोकी है और सही पूछो तो कील अरविंद केजरीवाल नाम की ठुकी है और ठोकी तो खुद कांग्रेस ने है। हथौड़ा चलाने वाला कोई और नहीं था, वो कांग्रेस ही था, जो कील ठोक रहा था। कील जो थी, वो अरविंद केजरीवाल नाम की या आम आदमी पार्टी नाम की ठोकी गई थी। जिस तरह से 2013 में अरविंद केजरीवाल और उस समय तो अरविंद केजरीवाल कहना गलत है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से 28 सीटें लेकर के आई थी और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का वो पूरा वोट बैंक खा गई थी, जिस तरह से उसने कांग्रेस पार्टी को नेस्तनाबूद किया था, अगर राजनीतिक दृष्टि ठीक होती तो कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी को उस समय समर्थन नहीं देती। लेकिन कांग्रेस ने एक पट्टी बांध रखी थी उस समय पर और वो पट्टी थी बीजेपी को किसी भी तरह से हराने की। उसे ये नहीं दिखाई पड़ा कि जब-जब राज्यों में उसने क्षेत्रीय दलों को समर्थन दिया है, तब-तब वहाँ से वो खत्म होती चली गई। ऐसा नहीं कि उसके सामने उदाहरण नहीं थे। उसके सामने बिहार का उदाहरण था, उसके सामने उत्तर प्रदेश का उदाहरण था। ये वो राज्य हैं जो कांग्रेस को हमेशा सत्ता में लाते थे। यहाँ तक कि जब मनमोहन सिंह की सरकार 2 बार बनी, तब भी बिहार और उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान था। चाहे वो 2004 के चुनाव हो और चाहे वो 2009 के चुनाव हो। 2009 के चुनाव में तो स्थिति ये थी कि मनमोहन सिंह की सरकार को उत्तर प्रदेश से 69 सीट का 80 में से 69 सीट का समर्थन था। भले ही वो कहीं से अपना वो 200 से ऊपर सीटें जीत करके आए थे, लेकिन उस सरकार को जो उत्तर प्रदेश की तरफ से समर्थन था, वो 69 सीट का था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस खुद
मिला करके 69 सीटें थी उस समय लोगों की, और बिहार से भी अच्छी संख्या आई थी। तो कुल मिला करके कांग्रेस ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि उसकी बर्बादी का कारण क्षेत्रीय दल हैं, नए उभरते दल हैं, और उसने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया। आम आदमी पार्टी ने कुछ दिन बाद जो है सत्ता छोड़ दी, वो लोकसभा चुनाव में उतर गए। कहा तो ये जाता है कि उस समय पर अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा था कि माहौल उनके पक्ष में बन गया है, और वो अगर पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं तो पूरे देश में भी उनको उसी तरह की सफलता मिल सकती है जैसी कि उनको दिल्ली में मिली। लेकिन बिल्ली के भाग से कभी छीका फूट सकता है, बार बार छीका नहीं फूटता। तो लोकसभा चुनाव में उनकी क्या गति हुई, उसे गति कही जाए या दुर्गति कही जाए, उसको जो लोग जिन लोगों को याद होगा उन्हें पता होगा कि कुल मिलाकर के 4 सीट जीत करके आए थे पंजाब से। इसके अलावा पूरे देश में उनका कहीं खाता भी नहीं खुला था। खैर, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब 2015 का चुनाव हुआ दिल्ली में विधानसभा का, तो अरविंद केजरीवाल के चेहरे के सामने न तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा था और न कांग्रेस के पास। कांग्रेस तो लगभग खत्म हो गई थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कैंपेन किया, और कैंपेन का उनको समय कितना मिला, करीब करीब 1 साल। 1 साल उन्होंने लगातार कैंपेन किया दिल्ली में, और अपनी पार्टी को इतना मजबूत कर लिया कि कांग्रेस को तो उन्होंने लगभग खत्म कर दिया। आप सोचिए कि एक पार्टी जो 40% से ऊपर वोट लेकर के आती थी, वो घट करके 9% पर आ गई एक चुनाव में। अब स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी कंफ्यूज है। उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि उसे दिल्ली में चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ना है, या उसे दिल्ली में चुनाव बीजेपी को हराने के लिए लड़ना है। वो अपने आप को मजबूत करना चाहती है, बीजेपी को कमजोर करना चाहती है। इस असमंजस में कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी दिल्ली में मजबूत चुनाव लड़ेगी, लेकिन जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, जिस तरह से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व निर्णय ले रहा है, जिस तरह से कोई बड़ा कैंपेन नहीं हो रहा है, विशेष रूप से अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस के बड़े नेता हमला करने से बच रहे हैं। हमला से मतलब राजनीतिक हमला है। तो उससे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है। अरविंद केजरीवाल फंसे हैं, ये इस बात से साबित हो रहा है कि अगर आप पिछले एक हफ्ते का अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन और एक्शन देखें, तो आपको लगेगा कि ये एक बौखलाहट युक्त आदमी की हताशा कह लीजिए, निराशा कह लीजिए, वो दिखाई देती है। अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति, जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है राजनीतिक दृष्टि से, जो कभी भी किसी भी बात को बोल करके पलट सकता है, जो अपने आप में झूठ की दुकान है, उसे बहुत सारी चीजों को बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो ये कह दे कि वो बहुत बड़ा राम भक्त है, तो जो उसके अनुयायी हैं वो मान लेंगे कि वो बहुत बड़ा राम भक्त है। लेकिन वो आदमी जो पहले कभी कहता रहा कि मैं पहले नास्तिक था, मुझे लगता है वो अब भी नास्तिक ही है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन उसको ये राजनीति का बहुत बड़ा ज्ञान है, और राजनीतिक धूर्तता का तो वो मास्टर है। तो वो आदमी रामायण का ज्ञान एक भरी सभा में दे रहा है। आप सोचिए, मुझे लगता है कि कम से कम हिंदी पट्टी में, जहां जहां हिंदी पढ़ाई बोली जाती है, पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, बोली जाती है, कम से कम उस पूरे क्षेत्र में, मेरा मानना यह है कि वो किसी भी जाति धर्म का लड़का हो या लड़की हो, अगर वो स्कूल गया है और वो 8वीं क्लास तक भी पढ़ा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि रामायण में सीता हरण जब हुआ, तो उस समय क्या घटना हुई, कोई भी बता देगा। इवन जो 5वीं क्लास तक के बच्चे होंगे, वो बता देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को भारी मीटिंग में ये बात बोलने की पहले तो आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने बोली, और बोली तो क्या बोला, वो आप लोगों ने अच्छे से सुना है। जिस आदमी को ये ना पता हो कि जो स्वर्ण मृग था वो कौन बना था, चलो मान लिया मारीच का नाम बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन इतना तो पता था कि रावण नहीं बना था, ये सबको पता था। तो वो आदमी रावण को स्वर्ण मृग बना देता है। वो आदमी भगवान राम को एक तो अजीब से नाम से बुलाता है, रामचंद्र बोलता है, ऊपर से कहता है कि वो खाने का इंतजाम करने चले गए।
अब उसे ये नहीं पता है कि जो स्वर्ण मृग था, उस स्वर्ण मृग का पीछा राम ने ही किया था। लक्ष्मण उसका पीछा करने नहीं गए थे। लक्ष्मण को तो बाद में माता सीता ने भेजा था। जब वो स्वर्ण मृग उनकी जो कुटी थी उससे बहुत दूर निकल गया और राम उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चले गए, और जब उन्होंने उसको तीर मारा, मारीच को या स्वर्ण मृग जो भी कह लीजिए आप, उसको जब तीर मारा, तो तीर मारने के बाद चूंकि वो मारीच था, इच्छाधारी राक्षस था, तो उसने एक स्वर निकाला जो कि प्रभु राम की आवाज से मिलता जुलता था, और उस स्वर में उसने बोला, हा लक्ष्मण। ये सभी ने पढ़ा हुआ है। जब ये स्वर उस जंगल में, जो वीराने में, वहां तक पहुंचा, तो सीता को ये लगा कि शायद राम के साथ कुछ अनहोनी हो गई। इसे आप पूरे मनुष्य रूप में समझिए, ईश्वर रूप में मत समझिए। तो जब सीता जी को ये लगा कि राम के साथ कुछ अनहोनी हो गई है, तो उन्होंने लक्ष्मण को भेजा। अब इस पर जो लोग वाल्मीकि रामायण पढ़े होंगे, वाल्मीकि रामायण बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं, लेकिन कहानियां तो सुनते ही हैं, लोगों से कथाएं सुनते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक बताया गया है कि सीता ने लक्ष्मण को इतना भला बुरा कहा कि शायद आज की तारीख में किसी परिवार में एक देवर भाभी इतना बोल दें, तो हो सकता है कि उनके बीच में मतलब चाकू, छुरी, तलवार, गोली कुछ भी चल जाए। इतना बुरा भला कहा। तब लक्ष्मण गए। ये कहानी सबको पता है। रामचरितमानस में भी अगर बात की जाए, तो उसमें भी ये कहा गया है कि सीता ने लक्ष्मण को बहुत दबाव बनाया उनके ऊपर जाने के लिए। लक्ष्मण ने कहा, आप यहाँ अकेली हैं, यहाँ पे मैं आपको अकेला छोड़ करके नहीं जा सकता, आपकी सुरक्षा का सवाल है। तो वहां पर एक प्रसंग आता है लक्ष्मण रेखा का। यद्यपि लक्ष्मण रेखा का कोई बड़ा प्रसंग नहीं है, वो शायद बाद में जोड़ दी गई है, वो केवल मर्यादा का विषय था। खैर, कुल मिलाकर के ये हम लोगों की जानकारी में है, ये सब लोगों की जानकारी में है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा आपको पंडित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने 5वीं 8वीं तक भी पढ़ा है किसी स्कूल में, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी जाती हैं, बताई जाती, कहानियां हैं अवेलेबल। लेकिन अरविंद केजरीवाल पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ा है। मुझे लगता है मदरसों में नहीं पढ़ाया जाता होगा ये। तो हो सकता है कि इसने 8वां जो है, 8वां या 10वां जो भी है, वो किसी मदरसे से किया हो। बाकी जो सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें तो सब में पढ़ाया जाता है। सब में कुछ ना कुछ पार्ट हैं इस तरह के। तो उसने जो घालमेल किया रामायण की कहानी का, राम की कहानी का, रामचरितमानस की कहानी का, जो भी आप कहना चाहें, वो बताता है कि ये आदमी इतना बौखलाया हुआ है कि इसको इस समय ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या बोले और क्या ना बोले। अगर वो ये बात नहीं बोलता मीटिंग में, तो उससे उसकी जो टेरिटरी है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी कंस्टिट्यूएंसी बिल्कुल सेफ है। उसकी कंस्टिट्यूएंसी वो है जिसे 200 यूनिट फ्री बिजली चाहिए, वो उसका लाभ ले रहा है। वो बीजेपी वाले कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन उसकी कंस्टिट्यूएंसी उस चीज का लाभ ले रही है। जो पानी के का पैसा जिसको नहीं देना पड़ रहा है, उसकी कंस्टिट्यूएंसी वो है जो बसों में फ्री यात्रा कर रही है। मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं। उसकी कंस्टिट्यूएंसी वो है जो ये मानती है कि अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत करके दोबारा सत्ता में आते हैं, तो जो 2100 रुपए महीने का उन्होंने वादा किया है, वो उसको मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आगे की चीज है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से दिल्ली की जनता को फायदा पहुंचाने के जो वादे, माफ कीजिए, जो वादे अरविंद केजरीवाल ने किए हैं, वो सारे के सारे वादे उन्होंने लगभग निभाए हैं, जो व्यक्तिगत फायदा देते हैं। आप कहो कि स्कूल उन्होंने कहा था खोल देंगे, तो वो व्यक्तिगत फायदा नहीं देते, वो एक सामूहिक मसला है। वो करेगा नहीं करेगा, प्रचार कर लेगा, काम चल जाएगा। उन्होंने कहा हम यमुना साफ कर देंगे, नहीं साफ करें तो वोट मत देना। भाई, यमुना साफ होती है नहीं होती है, उससे किसी को कोई आर्थिक लाभ हानि नहीं हो रही है। प्रदूषण का मसला है। प्रदूषण के मसले पर ज्यादा परेशान लोग वो होते हैं जो थोड़ा हाइजीनिक माहौल में रहना चाहते हैं या रहते हैं। जो गरीब आदमी है, झोपड़पट्टी में रह रहा है, घनी बस्तियों में रह रहा है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसे प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है। जो प्रदूषण का लेवल है, अगर इससे थोड़ा और भी बढ़ जाएगा, इससे सवाया भी हो जाएगा, तो भी उसके ऊपर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। वो अखबारों में, टीवी में सुनेगा, तो वो भी दो बार बोल देगा कि हाँ भाई, हालत बहुत खराब है, सांस नहीं लेते बन रही।
आपने देखा होगा कि जो लोग अपेक्षाकृत दूषित जल ले पीते हैं, बहुत शुद्ध खाना नहीं खाते हैं, बासी खाना भी आराम से खा लेते हैं, पचा लेते हैं, ऐसे लोगों में घातक बीमारियां बहुत कम होती हैं। जो लोग आरओ का पानी पीते हैं या जो बॉटल्स में पानी आता है वो पीते हैं फिल्टर्ड, उनको अगर कभी ऐसा मौका पड़ जाए कि किसी बाहरी क्षेत्र में उनको उतना साफ पानी ना मिले तो वो एक दिन में बीमार हो जाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो कंस्टिट्यूंसी है वो है कि वो 365 दिन अपेक्षाकृत गंदा पानी पी सकती है। अब अपेक्षाकृत गंदे से मतलब मेरा ये नहीं कि नाले का पानी पी सकती है, लेकिन उसे किसी आरओ के पानी की आवश्यकता नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल की कंस्टिट्यूंसी वह है जिसे न तो अपेक्षाकृत थोड़ा गंदा पानी पीने से कोई फर्क पड़ता है, ना उसे दिल्ली के पॉल्यूशन से कोई फर्क पड़ता है, और ना ही बहुत सारी अन्य चीजों से फर्क पड़ता है जो सामूहिक या सामुदायिक टाइप की हैं। उसको फर्क पड़ता है उससे जो उसके निजी हित में है। अब उसके निजी हित में क्या है कि पानी का उसको पैसा नहीं देना पड़ रहा है, ये उसका व्यक्तिगत फायदा है। उसको बिजली का 200 यूनिट तक का पैसा नहीं देना पड़ रहा है। आप ये देखिए कि जो आदमी झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है या जो किराए पे रह रहा है और उसने मकान मालिक से बात करके अपना कनेक्शन ले लिया है अपने नाम पर के, तो अगर साधारण आदमी है तो गर्मी के कुछ समय को छोड़ करके उसको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, और बहुतों को तो गर्मी में भी नहीं देना पड़ता होगा। 200 यूनिट बिजली, घरेलू बिजली पर्याप्त होती है। अगर आप उत्तर प्रदेश में 200 यूनिट बिजली खर्च करेंगे तो आपका जो बिल है वो लगभग 1300-1400 रुपए आता है। पानी का बिल अगर 200 रुपए 300 रुपए भी आता हो दिल्ली में, तो आप सोचिए कि केवल इन दो चीजों में किसी परिवार को अगर 1500 से ऊपर रुपए की राहत मिल जाती है तो उसे वो पार्टी ज्यादा अच्छी लगेगी जो उसे यह राहत दे रही है। और ऐसे में दिल्ली सरकार का या आम आदमी पार्टी का ये वादा कि वो अगला चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए प्रतिमाह प्रति महिला देंगे। यद्यपि अभी उन्होंने ये वादा किया है और प्रति महिला प्रतिमाह देना कठिन है, तो कम से कम प्रति परिवार वो देंगे, और उसमें कुछ फाइनेंशियल क्राइटेरिया होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो आज की तारीख में अगर कोई मुझसे पूछे कि दिल्ली में सरकार कौन बनाने जा रहा है, तो मैं कहूंगा दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल बनाने जा रहे हैं, या यूं कह लें कि आम आदमी पार्टी बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल के लिए कहना थोड़ा सा कठिन हो सकता है क्योंकि उनके जमानत की शर्तों में जो बाउंडेशन है उसमें वो एक मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ ना लें, या ऐसा भी हो सकता है कि वो चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें और उसके बाद वो कोर्ट में जाएं और कोर्ट से विशेष अनुरोध करें कि आप हमको जो रोक आपने लगाई है फाइलों पे साइन न करने की, कैबिनेट की मीटिंग न बुलाने की, सरकारी अधिकारियों के काम में दखलंदाजी न करने की, उस पर जो आपने रोक लगाई हुई है वो रोक आप वापस ले लें या उसमें कुछ छूट दें। लेकिन कुल मिलाकर के आज जो परिस्थिति है उसमें यही दिख रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और कांग्रेस अगर इसी स्थिति में रही तो फिर तो कोई रोक नहीं सकता। अगर कांग्रेस ने कुछ मजबूती दिखाई, कुछ स्टैंड लिया, तो फिर बात अलग है। आज की वार्ता में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।